Hello and welcome to Dr. Zishan Pharmacology. This is the seventh lecture on adrenergic agonist and actually adrenergic agonist को दो पार्ट में लेना पड़ा. The reason being ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना था. That's why वीडियो लंबा हो गया. I hope you will understand. And this is the part 2. ठीक है, you will find part 1 in the description and also in the information card. तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नन कैटेकोलामाइन से. तो नन कैटेकोलामाइन जैसा हमने देखा था, इसमें अल्फा पे काम करने वाले और बीटा पे काम करने वाले होते हैं. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. तो जो सिलेक्टिव जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट जो हैं, तो अगर वो हमारे सिस्टमिक वैसोप्रेसर की तरह काम करेंगे तो वो कौन सा है? दैट इज द ड्रग फेनाइलेफ्रिन एंड मिडोड्रिन. ठीक है, और फिर नेजल डीकॉन्जेसेंट की तरह अगर काम कराना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग भी फेनाइलेफ्रिन को यूज करते हैं. तीसरा, टॉपिकल प्रिपरेशन भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो रीजन बी क्या है कि ये नन कैटेकोलामाइन है, इसलिए ये COMT एंजाइम से मेटाबोलाइज नहीं होगा, सिर्फ माओ एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है, जिसके वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है और इसको हम लोग ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं. नेजल डीकॉन्जेसेंट में जैसा हमने देखा कि फेनाइलेफ्रिन हम लोग यूज कर सकते हैं. उसके अलावा फिर 3 ड्रग और है, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड नाफाजोलिन. लेकिन इसमें फर्क ये है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है, जिसमें कि इसका अल्फा 2 पे ज्यादा इफेक्ट है रादर देन अल्फा 1 पे. और अगर हम ओरल नेजल डीकॉन्जेसेंट की बात करें, जो कि हमारे कोल्ड के रेमेडीज में अक्सर आप देखिएगा कॉम्बिनेशन मेडिसिन में आता है, तो वो क्या होता है? स्यूडो इफेड्रिन होता है. ठीक है, बट पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ये प्रैक्टिस जो है ना, ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो वैसोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों में अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट. तो हमको ये पता है कि ये प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है. इसकी वजह से ये क्या करेगा कि हमारे रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को और साथ साथ एसिटाइलकोलिन को कम करेगा. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो नॉरएपिनेफ्रिन को कम कर रहा है, तो ये काम करेगा एज सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक एंटी हाइपरटेंसिव. एग्जांपल्स आर क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा. एज सेडेटिव हम लोग यूज करते हैं डेक्समेडिटोमिडिन. एक वक्त में एम्स का ये काफी मतलब फेवरेट क्वेश्चन था. डेक्समेडिटोमिडिन पे वो लोग क्वेश्चन पूछा करते थे. फिर हम लोग ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्लोकोमा ब्रीमोनिडिन एंड एप्राक्लोनिडिन. एंड टिजानिडिन जो है ये एक स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग की तरह काम करता है. ठीक है, तो अब हम लोग फेनाइलेफ्रिन की हम लोग बात कर लें. जैसा मैंने कहा कि कैटेकोल न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ मोनोअमीन ऑक्सीडेज से आपको मेटाबोलाइज होता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबा होता है. कितना है? 2 से 3 घंटा इसका हाफ लाइफ होता है. और ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड सिंस ये सिर्फ अल्फा 1 पे काम करता है, तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अल्फा 1B 1D पे काम करता है. ठीक है, वहां पे काम करके ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, इंक्लूडिंग द वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेसल म्यूकोसल ब्लड वेसल्स. तो इससे हमारा क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, साथ साथ नेजल डीकॉन्जेशन कराएगा, जिसका की यूज हम लोग करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के केस में या कोल्ड के केस में. ठीक है, अब इस जो है जो मीन आर्टेरियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होगा? बेरो रिसेप्टर जो है वो उसका जो है वेगल डिस्चार्ज वहां से इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होगा. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट हो रहा है और ये इनडायरेक्ट एक्शन है. उसके अलावा ये रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे काम करता है अल्फा 1A पे, और वहां पे हमारा मिड्रियासिस कॉज कराता है. ठीक है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एकोमोडेशन हमारा प्रेजेंट होगा. ओके, अब हम लोग बात करेंगे ब्लैडर नेक पे भी और प्रोस्टेट पे भी अल्फा 1A काम करता है, जिससे कि ये उसको कंस्ट्रिक्ट कराएगा, यूरिन का रिटेंशन कॉज कराता है. इसलिए इसका जो है हम लोग BPH में हम लोग को बहुत कॉशियसली यूज करना पड़ता है. ठीक है, अब इसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है? क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, तो इसको एक्यूट हाइपोटेंशन के केस में हम लोग यूज करते हैं. अगर एनेस्थीसिया और सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो वहां पे यूज करते हैं. रीजन भी कि ये सिर्फ वैसोप्रेसर की तरह काम करता है, ये टैकीकार्डिया नहीं कराता है. स्पेशली इन विच कंडीशंस? अगर हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, HOCM है, इन सारी जगह पे अगर हमको ये हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है विदाउट कॉजिंग टैकीकार्डिया. नेजल डीकंजेशन कराता है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन बात ये है 3 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ये आपको रिबाउंड कंजेशन होने का खतरा रहता है. लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में एक प्रॉब्लम होती है इसके साथ, एट्रोफिक राइनाइटिस, दैट इज द राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है. ठीक है, इसके अलावा ये डायग्नोस्टिक पिपुलरी डायलिटेशन कॉज कराता है और
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में भी ये काम करता है, जिसमें कि हम लोग मिडोड्रिन को यूज करते हैं। ठीक, अब इसका एडवर्स इफेक्ट तो हमको पता है कि भाई अल्फा 1 रिसेप्टर का जो है ओवर एक्टिवेशन की वजह से होगा तो हाइपरटेंशन होगा। ये हाइपरटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हो सकता है। हाइपरटेंशन जब हो रहा है ज़्यादा तो इंक्रीज आपको जो है हमारा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, आफ्टरलोड बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो सीवियर सीएडी में ये मायोकार्डियल इस्चीमिया कॉज करा सकता है और हाइपरटेंशन की वजह से ये हेडेक भी कॉज कराएगा। टॉपिकली जैसे हमने बताया कि लंबे समय से यूज करेंगे तो आपको जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस नहीं है, ये राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा है। ड्राइनेस, रिबाउंड कंजेशन इन द नोज ये कराएगा और यूरिन रिटेंशन कॉज कराएगा, ये राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा है। ठीक है, उसके बाद से आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन केस ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। क्यों? क्योंकि एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में हम इसको देंगे तो वो मिडोरियासिस कॉज कराएगा और आउटफ्लो को ये रोक देगा। ठीक है, और सीएडी में और हाइपरटेंशन में जो यूज करेंगे ना तो हम लोग यूज करेंगे बहुत कॉशियसली। सीएडी में तो हम समझ रहे हैं क्यों कॉशियसली यूज करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है ना, जो बेसल सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो वहां बेसल सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो जब हम फिनाइलएफ्रिन को देंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग वैसोप्रेसर रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में इस दवा को हम लोग बहुत कॉशियसली यूज करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट जिसमें कि क्लोनिडेन आता है। तो अब ये सोचने की बात है कि अल्फा 2 एगोनिस्ट कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगा। जैसा हमने बताया कि ये प्रीसाइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है और ये इनहिबिट करेगा हमारे एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को। ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगा? जाके वैसोमोटर सेंटर पे काम करता है, इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स पे। ठीक है, उसके अलावा जो है ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करेगा जिससे कि हमारा क्या होगा, हार्ट रेट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये सब कम होगा, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, और इसके बाद से हमारा यहाँ से हमारा कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, और बीपी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, सीएनएस में ये सेडेशन कॉज कराएगा, एंजियोलिसिस कॉज कराएगा। ठीक है, और मतलब कि डिक्रीज एराउजल होगा, मतलब कि नींद ज़्यादा आएगी और उठने में मुश्किल होगी। आइज में ये क्या कराएगा, एक्यूस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कराएगा और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करें तो ये ओरली काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका लंबा है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा तभी तो जाके ये काम करेगा। मेटाबोलाइज होता है लीवर से और एक्सक्रीट हो जाता है किडनी से। थेरापेटिक यूजेस कहाँ पे है? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज होता है, जहाँ की हमारा 3 दवा से भी हमारा अगर बीपी नहीं कम हो रहा है तो वहाँ पे फिर हम लोग क्लोनिडेन को भी ऐड करते हैं। ओपियोइड विड्रॉवल के केस में क्या होता है, वहाँ जब विड्रॉवल होता है ओपियोइड का तो पेशेंट्स में एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है जिससे कि हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ होता है, हाइपरटेंशन होता है, स्वेटिंग होती है, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होता है। तो ये हमारा अल्फा 2 को जो है एक्टिवेट करके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है। एडीएचडी में हम लोग इसको एज एडजंक्ट थेरापी हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनमें प्रोमिनेंट हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल रही है और को एग्जिस्टिंग टिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, अब इसका जो है एडवर्स इफेक्ट तो हमने देखा ही, रिबाउंड हाइपरटेंशन होगा। जब हम लोग अचानक से इस दवा को बंद करते हैं तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है। क्यों? क्योंकि जब अचानक से जो है ना अल्फा 2 जो है एक्टिवेशन से क्या हो रहा था, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो रहा था, तो जब हमने इसको बंद किया तो फिर हमारा अल्फा 2 एगोनिज्म कम हुआ तो अचानक से जो सिंपैथिक डिस्चार्ज है वो बढ़ेगा तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, सीएनएस में सिडेशन, ड्राउजीनेस, फटीग तो कॉज कराएगा। सीवीएस में जो है ये ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन कॉज करा देगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ऑटोनॉमिक में हमारा ड्राई माउथ, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज कराता है। नाउ कमिंग टू मिथाइल डोपा, इट इज अ प्रो ड्रग। ठीक है, प्रो ड्रग जो है ये इंटर करता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में और कन्वर्ट हो जाता है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में, जो एक्ट करता है एज फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर, जो स्टिमुलेट करता है सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर्स को और ये भी डिक्रीज करेगा हमारे सिंपैथेटिक आउटफ्लो को। और ये जो होता है मिथाइल डोपा इज द प्रेफर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ प्रेगनेंसी के तौर पे हम लोग 2 दवा और यूज कर सकते हैं, लेबेटालोल है एंड निफेडिपिन का एक्सटेंडेड रिलीज यूज कर सकते हैं। तो इसका भी साइड इफेक्ट हमें समझ में आ गया, सिडेशन है, ड्राई माउथ है। इसके अलावा इसका जो है पॉजिटिव कूम्स टेस्ट होता है। क्यों होता है पॉजिटिव कूम्स टेस्ट? क्योंकि ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना ऑल्टर करता है, इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करता है तो आईजीजी एंटीबॉडी बनता है। ये आईजीजी एंटीबॉडी आरबीसी को कोट करता है। ठीक है, तो जब हम लोग कूम्स टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, और इसी वजह से आगे चल के कुछ 1% से भी कम में
ठीक है, 1% से भी कम केस में देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, स्प्लीन और मैक्रोफेजेस उन एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी इसमें देखने को मिलती है। नाउ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स, डेक्समेडिटोमिडिन, ठीक है, ये हाईली सिलेक्टिव सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ये भी आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा और ये यूज हम लोग करते हैं मेनली फॉर सिडेशन एंड एनाल्जेसिया, ठीक है। तो आईसीयू में अगर पेशेंट को हमको सिडेट करना है या कोई प्रोसीजर करना है, जैसे एंडोस्कोपी करना चाह रहे हैं, उसमें भी अगर हम सिडेट करना चाह रहे हैं तो ये हम लोग ड्रग यूज कर सकते हैं। रीजन भी कि ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज नहीं कराएगा, ठीक है, ये हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, साथ साथ ये कोऑपरेटिव सिडेशन जो है प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या हुआ, पेशेंट सिडेट तो है, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट कम हो रहा है, लेकिन अगर हम बीच प्रोसीजर में उसको कहें कि आप इस तरफ मुड़ जाइए, आप ऐसे कीजिए, तो वो हम उसको उठा के बोल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर सिडेशन इन आईसीयू एंड सम प्रोसीजर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें कि अल्फा 2 एगोनिस्ट जो है, ठीक है, वो हम लोग यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा 2 पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो इमिडाजोलिन पे भी काम कर रहा है, तो हमने बात किया ही, लेकिन हमने इसी का देखा देखी एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक हमने सेकेंड जनरेशन डेवलप किया, जो कि मेनली I1 पे काम कर रहा था, ठीक है। I1 पे काम करने की वजह से क्या हो रहा था कि ये हमारा हाइपरटेंशन को कम तो कर रहा था, लेकिन क्लोनिडिन जैसा इसके अंदर साइड इफेक्ट जो था सिडेशन का, ड्राई माउथ का और रिबाउंड हाइपरटेंशन का, वो प्रॉब्लम काफी कम था, ठीक है। ये छोटा सा बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें कौन सी दवा आती है? मॉक्सोनिडिन एंड रिलमिनिडिन, ठीक है। नाउ हम लोग बीटा एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट पे आते हैं, ठीक है। इस पे सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और बीटा 3 एगोनिस्ट होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम समझें। मान लीजिए एक पेशेंट है जो कि ऑलरेडी एस्मा का डायग्नोस्ड पेशेंट है, उसको अचानक से जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, अचानक से ब्रेथलेसनेस हो रहा है उसको, तो हम वहाँ क्या चाहेंगे? एक ऐसा ब्रोंको डायलेटर देना चाहेंगे जो कि उसके सांस की तकलीफ को ठीक करे, लेकिन ये काम वो जल्दी करे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या देते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। ये हमारे एस्थमेटिक अटैक को एबोलिश करने में हेल्प करता है, बट ये इन्फ्लेमेशन को तो जाहिर सी बात है नहीं कम कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज के डेट में हमारा जो है रिलीवर जो होता है ना, जो कि हम जो यूज करते हैं मेनली, वो लो डोज ICS है एंड प्लस फॉर्मोटेरॉल है, ठीक है। फॉर्मोटेरॉल जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। उसके अलावा जो है बात आती है कि अब जब ये हमारा सिम्टम्स को रिलीफ किया, तो इसको लॉन्ग टर्म पे क्यों नहीं यूज करते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को ही लॉन्ग टर्म पे यूज कर लें, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जब शॉर्ट एक्टिंग को हम लोग बार बार यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंट यूज करना होगा, ठीक। और फ्रीक्वेंट यूज करने की वजह से क्या हो सकता है? रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो रिसेप्टर है वो अब डिसेंसिटाइज हो जाएगा टू द एक्शन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और साथ साथ मरीज को क्या है कि विथ टाइम अगर उसके सिम्टम्स और बढ़ रहे हैं, जैसे कि नॉक्टर्नल सिम्टम्स हो रहे हैं और बार बार उसको जो है अटैक आ रहा है और इनहेलर उसको बार बार यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, और हमको प्रोलॉन्ग्ड ब्रोंकोडायलेशन भी चाहिए, तो देखो इस सारे केस में क्या होगा? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देने से हमारा नुकसान ये है कि बार बार देना पड़ेगा, कॉम्प्लायंस कम हो सकता है और पेशेंट की तकलीफ भी ज्यादा कम नहीं होगी। तो वहां हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, जैसे साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब हमने एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दवा दी, ठीक है। तो जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये अराउंड जो है इसका 12 आवर्स इसका ये रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, तो एक अच्छी चीज़ है ना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि 24 आवर तक एक हमने पंप लिया और हमको 24 घंटे तक आराम मिले मरीज को, तो वहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि इंडाकेट्रॉल, विलेंटेरॉल एंड ओलोडाटेरॉल। इसका जो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 घंटे का होता है, तो ये काफ़ी अच्छी दवा है, ठीक है, और इससे कॉम्प्लायंस भी इंक्रीज होता है, ठीक। तो हमको ये पता चला कि सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में साबा में क्या है, लावा में क्या है एंड अल्ट्रा लावा में क्या है, एंड सिलेक्टिव बीटा 3 एगोनिस्ट में मीरा बेग्रोन एंड वी बेग्रोन है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। जो हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट है उसके इफेक्ट के बारे में बात करें तो लंग्स में हमारा ब्रोंकोडायलेशन तो कॉज कराता ही है, साथ साथ
मास्ट सेल के मेडिएटर के रिलीज को इनहिबिट कराएगा, म्यूकोसिलियरी को भी क्लियरेंस को इंक्रीज कराता है और माइक्रोवास्कुलर परमेबिलिटी को डिक्रीज कराता है। देयरफॉर इट विल प्रोवाइड रिलीफ इन द केस ऑफ सीओपीडी एंड एस्थमा। ठीक है, अब जो है हमारा ये क्या कराएगा, यूट्रस पे जाके ये रिलैक्स कराता है हमारे स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस को। ठीक है, तो वहां पे ये हम लोग फीचर यूज कर सकते हैं एज टोकोलिटिक। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है तो उसके लेबर कॉन्ट्रैक्शंस को हमको ब्रेक करना है ताकि हमको कुछ टाइम मिल सके कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करने का, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट अभी जो है निफेडिपिन और इंडोमेथासिन हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, निफेडिपिन जो होता है 32 हफ्ता से पहले, देखो ये निफेडिपिन 32 वीक से पहले देते हैं और इंडोमेथासिन 32 वीक से पहले और निफेडिपिन 32 से 34 वीक में हम देते हैं। ठीक है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा जो है मान के चलते हैं कि लंग्स हमारा मैच्योर हो चुका होगा। ठीक है, अगर 32 वीक्स के बाद हम इंडोमेथासिन देते हैं तो वो फीटल के जो डक्टस आर्टेरियोसिस है उसका प्री मैच्योर क्लोजर कॉज कराएगा। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर कॉज कराएगा और साथ में हमारा फीटल रीनल परफ्यूजन कम होगा, ओलिगो हाइड्रेमनियोस कराएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्केलेटल मसल पे ये बीटा 2 से एक्ट करा के हमारा ट्रेमर्स कॉज कराता है। ठीक है, साथ में हमारा पोटेशियम अपटेक को बढ़ाता है जो हाइपोकैलेमिया कॉज कराएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ाता है, ये भी डिस्कस हो गया है। ये भी हम लोग मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देख चुके हैं कि बीटा 2 से क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और लाइपोलिसिस बढ़ेगा और इंसुलिन सिक्रेशन भी इंक्रीज होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये क्या करता है, ये डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करता है। यहाँ पे हमारा बीटा 3 रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, तो इनको जो है रिलैक्स करेगा डेट्रूसर मसल को, जिससे कि हमारा ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो अर्जेंसी की प्रॉब्लम है उस अर्जेंसी की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलती है। तो यहीं पे हम लोग मीरा बेग्रॉन और वी बेग्रॉन नाम की दवा को यूज करते हैं। ट्रांजिट हाइपोकैलेमिया तो कराता है, ये अभी तक समझ में आ गई हम लोग को। ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, जैसे कि एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, ठीक है, मेथएम्फेटामिन एंड डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर एपिनेफ्रिन को, जो न्यूरोनल नॉर एपिनेफ्रिन है उसका इंक्रीज को बढ़ाता है और एक बार जब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है तो रीअपटेक को डिक्रीज करता है। और इसके लिए जैसा हमने डिस्कस किया था कि इंटैक्ट सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स की जरूरत होती है और जब बार बार हम लोग ये दवा को देंगे तो न्यूरोनल नॉर एपिनेफ्रिन स्टोर्स जब डिप्लीट कर जाएगा तो इट विल शो टैकीफाइलैक्सिस। ठीक है, टैकीफाइलैक्सिस होगा जिसको कि फिर हम दवा को कुछ देर के लिए रोक देंगे तो फिर से रिस्पॉन्स हमको आना मिल जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्टली एक्टिंग में दो तरह की ड्रग्स है, एक तो सीएनएस स्टिमुलेंट है जो कि हम लोग देख लिए एम्फेटामिन है और उसके बाकी कंजेनर्स हैं, और दूसरा सिबुट्रामिन होता है जो एज हम लोग एपेटाइट सप्रेसेंट यूज करते हैं, दैट इज द एनोरेक्टिक, भूख को मारता है। ठीक है, अब एम्फेटामिन काम कैसे करता है, तो मान ये एम्फेटामिन जो है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन ट्रांसपोर्टर के जरिए, ठीक है, ये दोनों जगह काम करता है। एक्चुअली जो नॉर एपिनेफ्रिन के जो न्यूरोनल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी इंटर करेगा और डोपामिन के जो न्यूरोनल स्टोर्स हैं उसमें भी जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, उसके बाद से ये वी मैट के थ्रू, ठीक है, वी मैट के थ्रू हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स में इंटर कर गया। इंटर करने के बाद से अब वहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन को और डोपामिन को रिलीज कराएगा। ठीक है, रिलीज कराने के बाद से क्या होगा कि अब जो है रिवर्स ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि ये जो नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन ट्रांसपोर्टर है ये इनसाइड द न्यूरॉन जो है वो इनसाइड द न्यूरॉन लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिवर्स ट्रांसपोर्ट होगा, ये नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन को बाहर लेके आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नन एक्सोसाइटिक रिलीज, मतलब इसको किसी एक्शन पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, इसको कैल्शियम मतलब इनवर्ट कैल्शियम इन्फ्लक्स की जरूरत नहीं है और एक्सोसाइटोसिस का भी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। दिस इज द नॉन एक्सोसाइटिक रिलीज। तो ये हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन आ गया जिससे कि वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि पेशेंट का जो है फोकस और अटेंशन स्पैन इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ADHD के पेशेंट्स में खास तौर से जो हाइपर एक्टिविटी हो रही थी वो हाइपर एक्टिविटी कम होगी, फटीग कम होगी एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप। ठीक है, कम सोने से भी इंसान का काम चल जाएगा। वर्क कैपेसिटी और एथलेटिक परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है, इसलिए इसको एज
ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इम्पल्स कंट्रोल में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, और साथ साथ जैसा हमने देखा कि ये हमारा एपेटाइट को भी डिक्रीज कर सकता है, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करके, ठीक है। अब एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, टायरामिन। टायरामिन जो होता है ना, वो मेनली फूड में पाया जाता है, ठीक ठीक है। और वो फूड में पाया जाता है तो ये भी एक इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक की तरह काम करता है। तो किन किन फूड में देखा जाता है? जो एज्ड चीज़ होते हैं, जो पुराने जो चीज़ हो जाते हैं उनमें, ठीक है। प्रोसेस्ड मीट, फर्मेंटेड एंड पिकल्ड वेजिटेबल्स, सोया सॉस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस में हमारा टायरामिन पाया जाता है, ठीक है। ये टायरामिन देखा। अब देखो होता क्या है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कि टायरामिन उसने लिया, अब ये जो टायरामिन है उसका ब्रेकडाउन होगा बाय द एंजाइम्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए जो है उसको गट में और लीवर में मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये मेटाबोलाइज हो गया। अब ये एज इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक नहीं काम कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन जब कुछ दवा उस मरीज में चल रही होती है, अगर कुछ उन इंडिविजुअल्स में कुछ सर्टेन टाइप ऑफ दवा चल रही होती है तो टायरामिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, टायरामिन का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाता है। जैसे कि नॉन सिलेक्टिव हमारे ये हैं इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स, ठीक है। जैसे कि हमारे एंटी डिप्रेसेंट लाइक ट्रेनाइलसिप्रोमिन एंड फेनिलजिन, दीज आर द नॉन सिलेक्टिव। तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन कॉज कराते हैं माओ एंजाइम का, है ना। और ये नॉन सिलेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि माओ ए और माओ बी दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है, और सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं के साथ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है टायरामिन का एक्सेस इन्हीं के साथ होता है। दूसरा है सिलेक्टिव रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर जो मोक्लोविमाइड है, एंड दूसरा है सिलेक्टिव माओ बी। तो चूंकि ये सिलेक्टिव माओ बी है, थोड़ा बहुत जो माओ ए का कराएगा उससे थोड़ा बहुत टायरामिन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन रिस्क लोअर होता है। सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? ट्राइनाइलसिप्रोमिन एंड फेनिलजिन के साथ होता है, ठीक है। एंड सिलेक्टिव माओ बी में कौन कौन आता है? सेलेजिलिन, रासाजिलिन, सफिनामाइड, जो कि पार्किंसन डिजीज में यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा टायरामिन एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में इंटर करेगा तो वहां से ये नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस करके सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कॉज कराएगा, जिसकी वजह से सीवियर हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। हार्ट रेट भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक भी हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ आपका नोजिया, वोमिटिंग एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है बॉडी में, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं इंट्रावेनस फेंटोलअमीन। अब एक और ड्रग की बात हम लोग कर लें यहाँ पे, ड्रग मतलब की बात कर लें कोकीन। तो ये किस तरह से काम करता है? ये ब्लॉक करता है न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। जैसे कि बाय इनहिबिटिंग द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कराएगा, और साथ साथ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को भी ये इनहिबिट करता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है, पहले ऐसे यूज होता था, अब इसका कोई मेडिसिनल यूज हमारा एज सच नहीं है। नाउ कमिंग टू मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक इफेड्रिन एंड स्यूडो इफेड्रिन। तो इफेड्रिन को पहले हम लोग यूज करते थे टू ट्रीट हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल या इपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लेकिन आजकल हम लोग फिनाइलएफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन को यूज करते हैं, ठीक है। और स्यूडो इफेड्रिन जैसा हमने देखा था कि ये हमारा एज नेजल डीकंजेसेंट, ओरल नेजल डीकंजेसेंट की तरह यूज हम लोग करते हैं, लेस सीएनएस स्टिमुलेशन कॉज कराता है। लेकिन ये सब भी ड्रग्स जो है इसको हम लोग को बहुत ही संभल के देना है इन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, सीएडी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू।